चलिए भाई, सेट नंबर 60 पर आज बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिन से गैप हो गया। एक्चुअली थोड़ी सी टेक्नीशियन जो हमारे हैं उनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कैजुअलिटी हो गई, तो इस वजह से 2 दिन की ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। और अब इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि आज से कंटिन्यू रख पाएं। तो इसी क्रम में जो हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, सेट नंबर 60 पर हम बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तक हम आ चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया तरीके से हमारी सफलतापूर्वक ये जो प्रयास है वो चल रहा है। बच्चों के जो फीडबैक है वो बता रहे हैं कि इससे उनको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। और ऑलरेडी सेट 59 तक हम लोग बात कर चुके हैं। एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न के काफी हिस्से को हम कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा शुरू होने वाला है आज टॉपिक, वो है हमारा बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन से आगे आप जानते ही हैं, पीछे हमने जो कांग्रेस की स्थापना और उसके समय में होने वाले अन्य संगठनों की स्थापना पर बात कर ली है। तो चलिए देखते हैं बंगाल विभाजन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आगे आने की संभावनाएं हैं। इन सभी को ध्यान में रख करके 20 प्रश्नों का सेट ये आपके लिए तैयार किया गया है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, बंगाल विभाजन से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आप ये आंख मूंद करके मान के चलिए कि ये प्रश्न आते ही आते हैं। ये वो प्रश्न है जो आपका स्कोर बढ़ाते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में जो हम कह सकते हैं कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मेरिट में डिसाइडिंग होते हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम पार्ट होता है, हम कह सकते हैं कि 95% पार्ट ऑफ क्वेश्चन होता है जो आपके क्वेश्चंस का, वो होता है जो कि आपका बहुत ही एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर आप कहीं जगह अपनी बना नहीं पाते। तो एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, उसी को ध्यान में रख करके इसकी व्यापक व्याख्या के साथ ये प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है। चलिए देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। बंगाल का विभाजन हुआ, तारीख के साथ आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1905 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1905 को, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर 1905 को और ऑप्शन डी 15 नवंबर 1905 को। तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी के दिन इस समय चल रहे हैं। सभी लोग को माता रानी शक्ति दें, बुराइयों से लड़ने की शक्ति दें, अपने अधिकार के लिए लड़ने की शक्ति दें और आपको वो क्षमता दें कि आप अपने शत्रु पर विजय हासिल कर सकें। जैसे माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धारण करके महिषासुर को मार करके एक तरह से जनता को त्रस्त कराया। ये महिषासुर क्या है? ये महिषासुर है हमारी गरीबी, बेरोजगारी, समस्याएं, जीवन के जो भी संघर्ष है, ये सब महिषासुर हैं। और आप जब एक मजबूती से इनका सामना करते हैं तो वास्तव में आपके पास मां चंडी की शक्ति आ ही जाती है। तो ये नवरात्रि का बहुत ही शुभ अवसर चल रहा है। पढ़ाई लगातार जारी रहे। इन सब चीजों से, आध्यात्मिक होने से आपके अंदर एक प्रेरणा आती है। और आज ईद भी है, तो भाई सबको ईद मुबारक। जो लोग ईद सेलिब्रेशन कर रहे हैं सबको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है। 15 अगस्त 1905 को, 15 सितंबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 15 नवंबर 1905 को, इनमें से वो तारीख आपको बतानी है जब बंगाल विभाजन हुआ। तो तारीख है इसकी ऑप्शन बी 15 सितंबर 1905। 15 सितंबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और इस दिन बंगाल विभाजन के रूप में एक प्रकार से, हाँ थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। देखिए ये जो ऑप्शन है इसका, ये एक मिनट हम फिर से लेकर के आते हैं। इसका आंसर होगा सी 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर इसका 16 अक्टूबर 1905 इसका आंसर है। आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज मुझे। 16 अक्टूबर 1905 इसका आंसर है। अचानक सर अंदर आ गए तो मेरा ध्यान चला गया ऑप्शन पर से। राइट आंसर इसका सी है, 16 अक्टूबर 1905। बहुत फेमस तारीख है और यही वो तारीख है जब भारत में एक प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम एकता को बांटने का प्रयास किया था। आप जानते हैं बंगाल विभाजन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की वो घटना है जिस घटना ने भारत में न केवल सांप्रदायिक आधार पर बल्कि वैचारिक आधार पर भी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। और इसी के तहत अंग्रेजों ने यह प्रयास किया, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम एक होकर के लड़े थे, जिस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों ने 1857 के विद्रोह में एकता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था, अंग्रेज इस बात से डर गए थे कि अगर भारत में हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो उनके लिए यहाँ पर अपनी सत्ता का विस्तार करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी भय के कारण उन्होंने, हालांकि अंग्रेजों ने, कर्जन इस समय वायसराय था, कर्जन ने प्रशासनिक मुद्दे को आधार बना करके बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन वास्तव में इसका मुख्य आधार
सांप्रदायिक था और सांप्रदायिक आधार पर हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया। दो बंगाल बना दिए गए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को पश्चिमी बंगाल के रूप में इन्होंने स्थापित किया। आगे चल करके यही पूर्वी बंगाल पहले पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ और पश्चिमी बंगाल आज भी हमारे पास है। तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी है। तो 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन था जब बंगाल विभाजन हुआ। एक्चुअली बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इसमें कई तारीखें आती हैं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रावधान लागू हुए थे, लेकिन इसकी जो घोषणा है वो 20 जुलाई 1905 को कर दी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि 16 जुलाई 1905 आप देख रहे हैं कि ये जो 20 जुलाई 1905 है, जाहिर सी बात है जुलाई पहले आई, अक्टूबर बाद में आया। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, जो इसको लागू किया गया है, वो 16 अक्टूबर 1905 में लागू किया गया। तो ये भी प्रश्न अलग से आपसे पूछा जा सकता है, कब घोषणा की गई और कब लागू किया गया। दोनों तारीखें हमने आपको बता दी हैं। और जब ये लागू हो गया था तो उसके बाद ही इस उद्घोषणा के साथ ही, यानी कि 20 जुलाई 1905 में जैसे ही यह घोषणा की गई कि बंगाल को विभाजित कर दिया गया है, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 को बंगाल में जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। 7 अगस्त, 3 तारीख हमें आपको बता रहे हैं, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन भी शुरू हो गया था। ठीक है, अब ये 3 तारीख है जहां से 3 प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि बंगाल विभाजन की उद्घोषणा कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 20 जुलाई 1905 को। फिर आएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात किस तारीख को स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया, तो तारीख हो जाएगी 7 अगस्त 1905 को। और फिर होगा कि किस तारीख को बंगाल विभाजन हुआ, यानी कि वो कौन सी तारीख थी जब बंगाल विभाजन के नियम लागू कर दिए गए, तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ये तीनों तारीखें जो है बंगाल विभाजन से संबंधित हैं, तो इनको बहुत ध्यान में रखिएगा। और क्रम से ये घटनाएं अगर पूछी जाती हैं, एक प्रश्न कहां से बन जाता है, बंगाल विभाजन से संबंधित निम्नलिखित तारीखों को क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाने में पहला नंबर किसका आ जाएगा? पहला काम हुआ है 20 जुलाई 1905 को, दूसरा हुआ है 7 अगस्त 1905 को, और तीसरा हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। और मान लीजिए इसमें एक बात और जोड़ दी जाए कि बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया, तो वो चौथे स्थान पर आ जाएगा 1911 में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम जब प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो उद्देश्य केवल आंसर बताना नहीं, बल्कि उद्देश्य होता है आपको स्ट्रेटजी बताना, कैसे पढ़ना चाहिए। इतिहास जैसे विषय जिसको लोग कहते हैं कि रटने वाला विषय है, यकीन मानिए जितने भी बच्चे क्लास में पढ़ते हैं वो इस बात को कहते हैं कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो हम विज्ञान साइंस जैसा कोई विषय, क्योंकि उसको एक जो जिस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, कंपैरेटिवली उसको हम पढ़ाते हैं। आपको तारीखें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, आप घटनाओं के क्रम से ही तारीखों का क्रम अपने आप याद कर लेते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से आपको तारीखों का क्रम याद हो गया। पहले क्या हुआ? विभाजन की घोषणा, फिर क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन का आरंभ, और उसके बाद क्या हुआ? बंगाल विभाजन के नियमों का एप्लीकेशन हुआ, इंप्लीमेंटेशन हुआ, उनको लागू किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये अनजाने में हो गया था, इसको माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ राइट आंसर हमें मिल चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल का विभाजन मुख्यतया किया गया था। पूछा गया है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, क्यों किया गया था, इनमें से वो कौन सा कारण था। तो जैसे कि मैंने आते ही व्याख्या में बताया कि इसके विभाजन का कारण क्या था, होप सो आपको पता हो। फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए, हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ऑप्शन सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऑप्शन डी, बंगाल के विकास के लिए। देखो देखने में कितना सिंपल लग रहा है ये प्रश्न, लेकिन यकीन मानिए ये प्रश्न कठिन है, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां आप फंस सकते हैं। उनमें आपको लग सकता है कि ये इसका सही आंसर होना चाहिए। इन्हीं 3 आंसर में से कोई एक इसका उत्तर है, लेकिन वो उत्तर कौन सा है? जैसे आपको ये लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नहीं है, सबको पता है कि ये नहीं है, इन 3 में से आपका आंसर
तो आपको लग रहा है कि तीनों बातें तो अभी मैम ने बताई कि तीनों ही हैं, आंसर तो एक ही हो सकता है, लेकिन वास्तव में यहां पर अगर ये लिखा होता कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने किस आधार पर विभाजन किया था, या ब्रिटिश सरकार ने क्या बताया कि वो विभाजन क्यों कर रही है, जब इस प्रकार से प्रश्न आए कि ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तब आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा के लिए। लेकिन प्रश्न यहां पर साफ साफ है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतया, ये मुख्यतया का मतलब है वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में, तो वास्तव में यह विभाजन किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। अब आप कहेंगे कि अभी तो हमने कहा कि हिंदू मुसलमान को विभाजित करने के लिए, अब समझिए ध्यान से पूरी बात कि भारत में जो एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है, तो राष्ट्रीय चेतना का विकास जिस स्थान से हुआ है वो था बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाल में ही मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय हुआ। बंगाल के ही लोग वो पहले लोग थे जो पढ़ने के लिए विदेशों में गए। जब वहां से ये पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करके आए तो इनके अंदर अपने देश में परिवर्तन की जो एक कहते हैं चेतना, जो क्रांति की जो आग निकल के आई, और उसी समय 19वीं शताब्दी में जो भारत में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म सुधार हो, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के हो, इन सभी ने इस राष्ट्रीय चेतना को हवा देने का कार्य किया। तो बंगाल की धरती वो धरती है जहां से पहली बार राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जहां से एक प्रकार से लोगों के मन में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, और इस आक्रोश को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ा। क्योंकि बंगाल ये जानते थे कि सांप्रदायिक मुद्दा ही वह मुद्दा है जिसके आधार पर वह राष्ट्रीय चेतना को तोड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन करके बंगाल में जो नव राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, उसको दुर्बल करने का कार्य किया। अब यहां पर मुख्यतया पूछा है तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा सी। असली उद्देश्य यही था कि अगर यहां से राष्ट्रवाद की चेतना का उदय हुआ तो हिंदू मुसलमान मिलकर के संपूर्ण भारत में एक इस प्रकार का एकता का संगठन बनाएंगे कि अंग्रेजों के लिए यहां बहुत दिनों तक रहना मुमकिन नहीं होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ठीक है, प्रश्न पूछा है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ध्यान दीजिएगा, वायसराय नहीं पूछा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा है। वायसराय कौन था? कर्जन, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहां आपको बताना है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था बंगाल का विभाजन के समय। ठीक है, ए सर एंड्रूज फ्रेजर, बी एच रिजले, सी ब्रोडिक एंड डी एटी अरुंडे। तो ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था और जो वायसराय था, इनमें अंतर क्या है? तो वायसराय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव था, वो संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करता था और उससे संबंधित जो रिपोर्टिंग है वो इंडिया सचिव को, भारत सचिव को करता था। ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नर है, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये केवल बंगाल के प्रशासन को देखता था। तो ये उससे अलग है। जो आंसर आपने पीछे दिया था कर्जन के रूप में, वो इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर होगा सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, और इसका जो कार्यकाल था लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में बंगाल में, वो 1903 से 1908 तक रहा। 1903 से 1908 ईस्वी तक यह बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद पर पोस्टेड रहा, और बंगाल के विभाजन में जो इसकी भूमिका थी वो बहुत ज्यादा थी। और जैसे कि इसने जिस प्रकार की रिपोर्टिंग की बंगाल के बारे में कर्जन ने इसी की रिपोर्टिंग के आधार पर बंगाल विभाजन की योजना तैयार की, जो कि 20 जुलाई को घोषित हुआ और 16 अक्टूबर से लागू हुआ। ठीक है, तारीखों को अगर बार बार, घटनाओं को बार बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद रह जाता है। और देखो बच्चों, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो आगे अपने टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जारी रखना चाहते हैं और अच्छे से वो चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में, और मेनली अगर आप इस समय बैच ज्वाइन करते हैं जेआरएफ का, तो दिसंबर में जो जेआरएफ का एग्जाम होगा वहां तक हम आपको तैयार कर देंगे। उस हिसाब से क्लासेस ली जा रही है, डेली 1.5 घंटे की क्लास हो रही है यहाँ पर। तो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी 2 सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का बैच चल रहा है। पॉलिटिकल साइंस की जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 7:30 to 9 AM 1.5 घंटे की क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। पीएसआईआर इसमें पूरा आपको पढ़ाया जाएगा।
और हिस्ट्री जो है इसका जो टाइम है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और बैच जो है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी को सीधे लाइव किया जा रहा है, तो जो बच्चे दूर बैठे हैं वो यहां तक नहीं आ सकते, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस बैच में कनेक्टेड हैं जो दूर बैठ करके इसका लाभ उठा रहे हैं और उनका जो फीडबैक है वो बता रहा है कि वे बेहद खुश है इस बैच के साथ। और इसके अलावा जो इसकी वीडियो और ऑडियो लेक्चर है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, क्योंकि आप जब ऐप से कनेक्ट होते हैं तो पूरा डेली के डेली जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ई नोट्स आपको मिलेंगे, क्लासेस पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, टेस्ट और क्विज होंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट होंगे दोनों ही सब्जेक्ट में। तो फटाफट इसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से ये ऐप है, इसको डाउनलोड करके और ज्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी एग्जाम्स के लिए जो कॉमन टॉपिक है वो एक साथ पढ़ाए जाएंगे और जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जैसे कुछ टॉपिक टीजीटी में है, पीजीटी में है, इसमें नहीं है, कुछ नेट जेआरएफ में इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो पूरा कोर्स आपका विद इन टाइम में पूरा कराया जाएगा, ठीक है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ। देखो ये कुछ घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर आप विचार करके आपको बताना होगा कि इनमें सबसे बाद में होने वाली घटना क्या थी, ठीक है। सबसे बाद में होने वाली घटना इनमें से कौन सी थी ये आपको बताना है। अब देखो यहां आपको इन घटनाओं के बारे में पता तो है लेकिन इनकी डेट्स आपको नहीं पता है, इनकी तारीखें आपको नहीं पता है, तो कैसे इनको याद करेंगे। इनको भी कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से आप तुलना करके इनको याद कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने इन घटनाओं को बार बार सुना होगा क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इन घटनाओं का बेहद महत्व है। जैसे जब आप ये पढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह में तमाम कारणों को पढ़ते हैं। एक कारण ये भी पढ़ते हैं कि हड़प नीति बहुत महत्वपूर्ण थी, इसके लिए जिम्मेदार कारण था ये। हड़प नीति को व्यापकता का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। इसका मतलब है कि ये जो हड़प नीति है ये 1857 से पहले हुआ होगा, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था, ठीक है, बहुत बड़ा कारण था। तो जाहिर सी बात है कि ये पहले हुआ है, 1857 का विद्रोह बाद में हुआ है। और ये तो आप जानते हैं, ये मान लीजिए इसकी तारीख आपको नहीं पता है, ये आप जानते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। अब स्थायी बंदोबस्त कब हुआ ये कैसे पता चलेगा? तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में जब हम बात करते हैं तो कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त शुरू किया था, ठीक है। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में दहसाला बंदोबस्त शुरू किया था, जिसमें 10 साल के लिए जो टैक्स की दरें थी, लगान जिसको बोलते हैं, वो फिक्स कर दी गई थी। और बाद में 1793 में इसको हमेशा के लिए कर दिया गया, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया, ठीक है। तो 1793 ईस्वी में इसको परमानेंट सेटलमेंट के रूप में लागू कर दिया गया था। अब यहां पर आपने देखा, अब सहायक संधि कहा जाता है। सहायक संधि और हड़प नीति ये दोनों ही ऐसी नीतियां थी जिनकी वजह से एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में ब्रिटिश विरोधी भावना यहां पर उत्तेजित हुई और भारत का जो जनमानस है वो ब्रिटेन के विरोध में चला गया था। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो सहायक संधि है इसने भी भारत में ब्रिटेन विरोधी जो भावना है उसको भड़काने का काम किया था। और ये लॉर्ड वेलेजली की संधि थी। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में यह संधि लागू की। आप कहेंगे कैसे याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा, हम बता रहे हैं। याद कीजिए जब मैसूर युद्ध हुए हैं, याद कीजिए जब हैदराबाद के नवाब के साथ युद्ध हुआ है, तो हैदराबाद के नवाब और मैसूर आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया गया था? इसी सहायक संधि के नाम पर तो मिलाया गया था। और कैसे जो हड़प नीति के तहत पेशवा के अंतिम जो दत्तक पुत्र थे, जो धोंदूपंत जिनको हम कहते हैं नाना साहब, उनको बेदखल कर दिया गया। कैसे रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को बेदखल कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों घटनाएं जो हैं 1857 से पहले की हैं। ये दोनों घटनाएं 1857 से पहले की हैं। जबकि स्थायी बंदोबस्त तब हुआ था जब ब्रिटिश कालीन भारत में शुरुआत में ही जब टैक्स बंदोबस्त लगाया जा रहा था। यानी कि इनमें सबसे पहले होने वाली घटना कौन सी है? सबसे पहले होने वाली घटना है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बाद क्या हुआ है? सहायक संधि हुआ है। अगर हम इसको नंबर दें तो पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा बंगाल का विभाजन है। क्या पूछा है? सबसे बाद में क्या हुआ है? तो सबसे बाद में हुआ है बंगाल का विभाजन।
समय थोड़ा सा जरूर लगा, लेकिन ये एक परमानेंट आपका सॉल्यूशन है याद करने का, क्योंकि आप इनको रट नहीं सकते। अब इनके स्थान पर कोई दूसरा ऑप्शन बीच में लगा करके फिर से नया सीक्वेंस बनाने के लिए आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इतिहास को रटिए मत। इतिहास को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इतिहास की घटनाओं को आपस में तुलना करिए, और घटनाएं आपस में जुड़ती हैं, जैसे एक माला की चेन होती है ना, कड़ियां होती हैं। जब ये घटनाएं कड़ियों की तरह आपस में जुड़ने लग जाती हैं, तो आपको तारीखें याद नहीं करनी पड़ती और बहुत ही सरलता से आप इसका उत्तर दे देते हैं, जैसे कि आपने इसमें देखा था। ठीक है, जैसे कि आपने इसमें देखा था। और हड़प नीति की शुरुआत जो है ये किया गया था 1848 से 1850 के बीच में। इसकी भी तारीख आपको हम बता दें, 1848 से 1850 के बीच में हड़प नीति। तो आप देख रहे हैं सबसे अंत में हुआ है बंगाल विभाजन। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन के लिए पहली बार वंदे मातरम के नारे को अपनाया गया था? इनमें से कौन सी वो घटना थी जिसके लिए पहली बार वंदे मातरम का नारा दिया गया था? ठीक है, ए 1857 का विद्रोह, बी 1905 का विद्रोह का विभाजन, 1905 में बंगाल का विभाजन, सी 1922 में असहयोग आंदोलन, और डी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका उत्तर आपको पता ही होगा कि वंदे मातरम का नारा दिया गया था 1905 के बंगाल विभाजन के लिए। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, ये विभाजन बंगाल की राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इसका प्रयोग भारतीयों ने किस रूप में किया? राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए किया, राष्ट्रीय एकता को पुनर्जीवित करने के लिए किया। और इसी समय जो है ये वंदे मातरम का जो गाना था, ये राष्ट्रीय आंदोलन का संदेश बन गया, वंदे मातरम राखी। और इसी दिन एक काम और हुआ है, इसी 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, बंगाल विभाजन के दिन जो कि 16 अक्टूबर का दिन था 1905 में, इस 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के लोगों ने इसे एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांध करके एक तरह से भाईचारे के रूप में मनाया और शोक दिवस के रूप में मनाया, इसे शोक की तरह देखा। और इसी समय अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए वंदे मातरम गीत गाया गया। आगे वंदे मातरम के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के रूप में अपनाए गए थे? अब ये प्रश्न कितनी आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि आप तो इनकी तारीख भी जानते हो। तारीख क्या जानते हो? 7 अगस्त। आप जानते हो कि 7 अगस्त 1905 का वो दिन था जब स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन अपनाया गया। और स्वदेशी का मतलब होता है अपनी घरेलू वस्तुओं को अपनाना, बहिष्कार का मतलब होता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। और ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों की, यानी कि बाहर से अंग्रेज के द्वारा या विदेशी वस्तुओं को भारत में स्वीकार करने से मना कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की परंपरा शुरू हुई। एक बात आपको और बता दें, यही वो मूवमेंट है जहां से भारत में घरेलू स्तर पर औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है, स्वदेशी आंदोलन से, क्योंकि घरेलू उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका यहां से मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अब ये 1905 की घटना इतनी बड़ी थी कि इसके बाद जो सम्मेलन हुए हैं, इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ करते थे। तो ये 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ है, 16 अक्टूबर 1905 को यह विभाजन लागू कर दिया गया। उसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उस कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की, ये जानना यहां पर बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस इस समय एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी, एक ऐसा राष्ट्रीय संगठन था जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आवाज देने का काम कर रहा था। तो हमें यह बताना है कि किसने इसकी अध्यक्षता थी, कि जब ये तुरंत ये आंदोलन हुआ था उसके ठीक बाद ये अध्यक्षता का काम किसने किया है? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी दिनशा वाचा। सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की, और ये अधिवेशन बंगाल विभाजन के बाद हुआ था। ठीक है, और इस अधिवेशन, ये जो गोखले थे ना, ये उदारवादी थे। पहली बात तो ये समझिए, उदारवादी, क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं वे
नरम पंथ और गरम पंथ से आने वाले हैं। तो ये जो कांग्रेस, ये जो बंगाल का विभाजन था ना, बंगाल के विभाजन के मुद्दे पर किस प्रकार से अंग्रेजों का बहिष्कार किया जाए, इस बात को लेकर के भी कांग्रेस के जो नेता थे वो सहमत नहीं थे। तो आगे चल करके जब बंगाल में, जब कांग्रेस में विभाजन हुआ है, सूरत विभाजन 1907 में, उसमें एक कारण ये भी था। तो ये जो इस समय जो अध्यक्षता की वो किसने की थी? उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने बंगाल विभाजन को गलत तो ठहराया होगा, लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध कैसे किया जाए उस मामले में इनके और गर्मपंथियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। निश्चित तौर पर इस बीज ने भी आगे चल करके कांग्रेस में विभाजन का काम किया होगा। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये अधिवेशन बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण था। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आप सबको पता ही होगी, यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी इनकी नीतियों से प्रभावित थे और इनकी जो उदारवादी विचारधारा थी, इस उदारवादी विचारधारा में ये भारत का हित तो चाहते थे, लेकिन इनके तरीके थोड़े अलग थे जिससे महात्मा गांधी प्रभावित थे। तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। पूछा गया है ये प्रश्न कई बार, उनके ये राजनीतिक गुरु भी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ठीक है, इनमें कोई एक नाम है जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। बात बंगाल विभाजन की नहीं हो रही है, बात स्वदेशी आंदोलन की हो रही है, क्योंकि बंगाल विभाजन का विरोध तो सभी ने किया, चाहे वे नरमपंथी थे या गरमपंथी थे, बंगाल विभाजन का विरोध सभी ने किया। लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए, बहिष्कार किया जाए, इस मुद्दे पर अलग अलग मत थे। तो आपको बताना इनमें से कौन है जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थक था। ठीक है, तो तीन ऐसे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको थोड़ा सा चालाकी दिखानी होगी। चालाकी ये दिखानी होगी कि जो गरम पंथ का नेता होगा वही स्वदेशी का समर्थन करेगा, जो नरम पंथी होगा वह स्वदेशी का समर्थन नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं किसने समर्थन किया था स्वदेशी का। और मुझे उम्मीद है कि आप जो ऑप्शन है इनको देख करके मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये किसने किया था। पता है आपको किसने किया था? देखो यहां पर एक चीज आपको बता दें कि अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और सुभाष चंद्र बोस। अगर आपका ध्यान दादा भाई नौरोजी की ओर जा रहा है तो थोड़ा सा इसको रोकिए, क्योंकि अभी दादा भाई नौरोजी यहां पर उतने एक्टिव नहीं है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है 1907 के बाद उनका राष्ट्रीय आंदोलन में कद ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा था। आप जानते हैं 1885 से लेकर के 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। 1885 से लेकर के 1907 तक का जो समय था, इस समय कांग्रेस में नरम पंथियों का दबदबा था, नरम पंथियों का ही बोलबाला था। ठीक है, तो इसमें जो समर्थक थे वो कौन थे? अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जो है इसके समर्थक थे। और सुभाष चंद्र बोस का इसमें कांग्रेस में कोई स्थान नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। अरविंद घोष गरम पंथी थे, बहुत ध्यान में रखिएगा। अरविंद घोष भी गरम पंथी थे। दादा भाई, ये हाँ यहां पर एक चीज ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरमपंथी थे, दादा भाई नौरोजी नरमपंथी थे। ठीक है, तो ये दोनों कौन है? ये नरमपंथी हैं, ये नरमपंथी हैं। और सुभाष चंद्र बोस का इस आंदोलन से कोई सीधा लेना देना नहीं था। अब बचे अरविंद घोष। तो अरविंद घोष गरमपंथी नेता थे और यही इन चारों में से हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन का क्या किया है? समर्थन किया है। ठीक है, अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में पीछे हम आपको शायद बता चुके हैं। अरविंद घोष जो है जब गोपाल कृष्ण गोखले इसकी सदस्यता कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उस समय अरविंद घोष ने स्वदेशी का समर्थन किया था बनारस अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था? अब यहां आलोचक यानी कि जिसने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अब देखो जैसे पीछे आपने दो नाम देखे, तीन नाम देखे,
अरविंद घोष के अलावा 3 नाम, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन तीनों ने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की होगी। हाँ, वो स्वदेशी आंदोलन के समर्थक नहीं हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आलोचना। आपको इनमें से वो नाम बताना है जिसने स्वदेशी आंदोलन का ना केवल मतलब समर्थन किया बल्कि उसका आलोचना की है, वो नाम आपको बताना है। ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी एस.एन. बनर्जी, सी आर.एन. टैगोर और बी जी तिलक। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने बहिष्कार की आलोचना की। और आप कहेंगे ये तो बहुत राष्ट्रवादी थे, तो ध्यान से समझिए, इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। ठीक है, इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, लेकिन इस विरोध के स्वरूप में जो स्वदेशी आंदोलन अपनाया गया था या स्वदेशी आंदोलन जो चलाया जा रहा था, उस स्वदेशी आंदोलन की इन्होंने क्या किया, आलोचना की थी। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का जो आंदोलन की आलोचना की थी, इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। दोनों बातें अलग अलग हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सी रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं इनमें से जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की है। और ये इसलिए इन्होंने ऐसा किया, ये कहते थे कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति को अलग थलग करने वाला काम नहीं करना चाहिए, बल्कि भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के बीच में जितना आपस में मेल मिलाप होगा उतना ही हमारे लिए यहाँ पर जीवन आसान होगा। तो ये स्वदेशी आंदोलन का इसलिए आलोचना करते थे कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से अलग हो जाएगी, इसलिए इन्होंने इसकी आलोचना की थी। हालांकि ये बंगाल विभाजन को गलत मानते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक विचारों का समर्थन नहीं किया। इन्होंने कहा कि इससे भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए भी इन्होंने विरोध किया। हालांकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विस्तार में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और इन्होंने ही आमार सोनार बांग्ला जो गीत है वो लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है आमार सोनार बांग्ला, सुना होगा आपने, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो आगे चल करके 1971 में बांग्लादेश का जो है क्या बना, राष्ट्रगान बना। ठीक है, तो ये किस कारण से इन्होंने आलोचना की थी वो कारण मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन कला एवं परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसका संबंध किससे था? कला एवं संस्कृति से। और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? भारत की जो एंशियंट आर्ट है, जो प्राचीन कला है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको एक तरह से रीबर्थ किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, इसकी वजह से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, बी नंदलाल बोस, सी असित कुमार हल्दर और डी अमृता शेरगिल। ऐसे प्रश्नों के आंसर को एक बार रट लेते हैं, कभी नहीं बदलते। आंसर ए हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने यह काम किया था। ठीक है, इस संगठन की इन्होंने स्थापना की थी और स्थापना का उद्देश्य प्रश्न में ही लिख लिया गया है। और समय हम आपको बता देते हैं, समय है 1907 में कलकत्ता में। ठीक है, 1907 में कलकत्ता में इन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी ताकि भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उसकी सुरक्षा की जाए, उसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हो स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत, यह सुझाव किसने दिया था सबसे पहले? ए अरविंद घोष ने, बी कृष्ण कुमार मित्र ने, सी मोतीलाल घोष ने, डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो राइट आंसर होगा बी कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले यह आइडिया दिया कि ब्रिटेन ने जो बंगाल को तोड़ने का काम किया है, इसका आर्थिक नुकसान बंगाल को होना चाहिए और बंगाल जो भारतीय बाजार से पैसे कमाता है, जिस प्रकार से ब्रिटेन की कारखानों में बना हुआ सामान भारतीय बाजारों में बेच करके ये लाभ कमाते हैं, अब उस पर प्रहार करने का समय आ गया है और इसीलिए कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया और इन्हीं के सुझाव पर इन्होंने ये काम किया। और ये सुझाव उन्होंने किस आधार पर दिया था? इनकी बंगाली भाषा में एक पत्रिका का संपादक किया करते थे जिसका नाम था संजीवनी। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। संजीवनी एक पत्रिका है बांग्ला भाषा में और इसका संपादक जो है ये कृष्ण कुमार मित्र किया करते थे। तो इसी संजीवनी नामक बांग्ला पत्रिका में इन्होंने अपने जो विचार हैं वो दिए और इसी में इन्होंने कहा कि लोगों को भारत के लोगों को सभी प्रकार की ब्रिटिश वस्तुओं का
बहिष्कार करना चाहिए, सभी प्रकार के आर्थिक संबंध तोड़ लेने चाहिए। इससे ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूटेगा और वह भारत में एक प्रकार से सुधार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये काम इन्होंने किया था, बहुत महत्वपूर्ण इनका प्रयास था और इससे ब्रिटेन पर काफी दबाव भी पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से वो कौन है जिन्होंने 1905 में होने वाले बंगाल विभाजन के आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसकी लीडरशिप की थी? कहां पर? बंगाल में। ठीक है, ये आपको बताना है। ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सी आर दास, सी आशुतोष मुखर्जी और डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं, इन्होंने इसके बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इसको लीडरशिप प्रदान की थी। और जैसे कि मैंने बताया, करजन ने किस प्रकार से बंगाल की राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने के लिए यह कार्य किया था, इसका विभाजन कर दिया था, क्योंकि इस समय बंगाल भारत में राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। अगर इसको दबा नहीं दिया जाता होता तो पूरे देश में बहुत तेजी से राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सकता था, जो अंग्रेजों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कोलकाता में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और यहीं से पूरे देश को स्वदेशी आंदोलन के लिए हुंकार भरी इन्होंने। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई? इनमें दो दो शहरों को लेकर के 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, आपको बताना है वो कौन सा ऑप्शन सही है जहां पर स्वदेशी आंदोलन की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तीव्र प्रतिक्रिया का मतलब है स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन हुआ और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन हुआ। ठीक है, इस तरह से। ए मद्रास एवं हैदराबाद, बी बंगाल एवं महाराष्ट्र, सी बिहार एवं ओडिशा, डी भारतीय रियासत। तो सीधा सा इसका आंसर है बंगाल और महाराष्ट्र में तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, समर्थन इसको मिला विशाल पैमाने पर और लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, कौन था इनका नेतृत्व करने वाला। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया और महाराष्ट्र में तिलक ने किया था। ठीक है, बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस नाम को याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और महाराष्ट्र में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया था महाराष्ट्र में। और इस कार्य में तिलक की पत्नी थी, तिलक की बेटी थी केतकी, उन्होंने इनकी सहायता की थी। तो बंगाल और बिहार में इस आंदोलन के लिए बहुत तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी स्वदेशी आंदोलन के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अजीत सिंह ने, सी लाला लाजपत राय ने और डी सैयद हैदर रजा खान ने। ठीक है, अब दिल्ली का ये टॉपिक ज्यादा चर्चा में रहता नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। ऐसे छुपे हुए प्रश्न ऐसे होते हैं जो कभी कभार आपके सामने आते हैं, जिनके आंसर आपने कभी नहीं सुने, आप तुक्का लगा देते हो, जो गलत भी हो जाता है। इसलिए आपको तार्किक आधार पर पढ़ना चाहिए। सही आंसर है डी सैयद हैदर रजा खान ने दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट की लीडरशिप की थी, उसका नेतृत्व किया था। और ये जो है स्वदेशी आंदोलन के जो नेतृत्व है अलग अलग स्थान पर, जैसे मैंने बताया, महाराष्ट्र में तिलक ने किया, पंजाब में अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्ति ने इनका आंदोलन किया था। जैसे बताया मैंने, इन्होंने जो है कहां पर किया? महाराष्ट्र में किया। और अजीत सिंह ने कहा किया था? अजीत सिंह ने जो है अभी बताया मैंने, चिदम्बरम, मद्रास में पी चिदम्बरम ने किया, यहां पर नाम मद्रास का नहीं दिया। तो अलग अलग स्थानों ने इन्होंने पंजाब में किया था। तो दिल्ली का यहां पर आंसर आपको मिल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल में स्वदेशी और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, यहां स्वदेशी और क्रांतिकारी दोनों से जोड़ करके पूछा गया है। ए इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद रूप से आगे बढ़ाया, इसने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बृहद रूप से आगे बढ़ाया। बी इसने स्वदेशी व्यापार और उद्योग अथवा स्वदेशी उद्यम को व्यापक रूप से उद्दीपन प्रदान किया। सी पूर्वी बंगाल और असम की सरकार क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति बन गई या सहानुभूति दिखाई। डी इसने जनभाषा के साहित्य एवं विशेषतया क्रांतिकारी साहित्य के विकास में बृहद रूप से उद्दीपन प्रदान किया। उद्दीपन का मतलब होता है तीव्रता।
अभी बातों बातों में मैंने एक बात आपको बताई थी कि स्वदेशी आंदोलन के द्वारा भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। देखो यहां पर दे दिया गया, इसने स्वदेशी व्यापार और उद्योग अथवा स्वदेशी उद्योगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही है, ठीक है। इसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ाया, ये भी सही है। इसके अलावा इसने क्रांतिकारियों और क्रांतिकारी मूवमेंट बढ़ाई बंगाल में, और इनके लिए तमाम साहित्य निकाले जाते थे क्षेत्रीय भाषा में, ये भी सही है। लेकिन ये जो सी वाला है ये गलत है, क्योंकि पूर्वी बंगाल और असम की सरकार, सरकार मतलब ब्रिटेन, और भला ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों के लिए सहानुभूति कैसे दिखा सकती है? तो इसने क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाया, ये वाला कथन गलत है। आंसर सी आपका सही होगा, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्वदेशी आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके पूर्व हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा इसमें अधिक व्यापक जन आकर्षक था। बी, इसमें मुसलमानों का समर्थन प्राप्त हुआ। सी, यह आर्थिक चरित्र का था। डी, स्वदेशी आंदोलन को इंग्लैंड की आमूल परिवर्तनवादी प्रेस के एक अनुभाग का सहयोग मिला था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है आपका। अगर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आपके इसका आंसर दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक आधार पर इसका विभाजन हुआ था, तो मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, कुछ एक मुसलमानों को छोड़ दे तो अधिकांश मुसलमानों ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। ये बात गलत है। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये बी वाला कथन सत्य नहीं है। ठीक है, अगला, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, स्वदेशी की भावना और चरमपंथी राष्ट्रवादी, जिसे क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, लियाकत अली हुसैन ने वारी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया। बी, 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। सी, बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और डी, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। इन चार में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो इनमें राइट आंसर है आपका ए। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। लियाकत हुसैन ने वारी साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, यह कथन गलत है, क्योंकि लियाकत हुसैन ने वारी साल के किसानों का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि वारी साल के किसानों के नेतृत्व का जो आंदोलन का जो नेतृत्व है उसका किया था सत्येंद्र नाथ सेन ने। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सेन ने इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था वारी साल का, न कि लियाकत हुसैन ने। बाकी सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं था? ठीक है, गांधी जी का संबंध इनमें से किससे नहीं था? तो खिलाफत आंदोलन से था, वैयक्तिक सत्याग्रह से था, भारत छोड़ो आंदोलन से था, पर स्वदेशी आंदोलन से नहीं था, क्योंकि ये तो 1905 में हुआ था। इस समय तो गांधी जी भारत में थे ही नहीं। सिंपल प्रश्न है, गांधी जी भारत में आए, स्वदेशी आंदोलन पहले हुआ, इसलिए स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का संबंध नहीं, बाकी तीनों से है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किए, जिन्हें कूट के आधार पर बताइए कि आप कौन कौन से कार्य किए। बायकॉट का मतलब है बहिष्कार, तो बहिष्कार तो किया ही था, आपको पता है। क्या पूछ रहे हैं? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी भी किया था, बहिष्कार भी किया था, राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया था ना, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया था। कितने बच्चों ने, कितने अध्यापकों ने सरकारी विद्यालय छोड़ दिए थे, लेकिन असहयोग का जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि असहयोग मूवमेंट जो है 1922 में चला है। तो इसमें 1, 2 और यहां पर 4 होगा। 1, 2, 4 देखिए कहीं है, जी हाँ मिल गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतया अप्रभावित रहा? यानी कि इनमें से कोई ऐसा वर्ग है जिस पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा। पहला महिलाएं, दूसरा किसान, तीसरा मुसलमान और चौथा बुद्धिजीवी। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है, 1, 2, 3 और यहां पर 4 ऐसे होना चाहिए। तो आप बताएं इनमें से कि कौन सा ऐसा वर्ग था हमारे समाज का जिस पर इस आंदोलन का प्रभाव नहीं पड़ा था, अप्रभावित रहा, यानी कि वे इस आंदोलन से लगभग दूर ही रहे, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो देखो किसान इससे दूर रहे और मुसलमान इससे दूर रहे, ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, पहले तो ये समझो, यानी कि किसान और मुसलमान इस स्वदेशी आंदोलन से दूर रहे। लेकिन एक बात यहां महत्वपूर्ण, एक प्रश्न पूछा जाता है, भारत का वह कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन का वह कौन सी गतिविधि है जिसमें पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की? तो वह यही था, बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी। इसके अलावा बुद्धिजीवियों ने तो शुरू ही किया था, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने, तो महिलाएं और बुद्धिजीवी इसमें शामिल थे, लेकिन किसान और मुसलमान इसमें शामिल नहीं थे। बेहद महत्वपूर्ण हमारे ये टॉपिक चल रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है दोपहर को 1 बजे उन बच्चों के लिए, ऑनलाइन चल रहा है उन बच्चों के लिए जो कि टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं मई और जून में। 65 लेक्चर में संपूर्ण कोर्स को यहां कवर किया जा रहा है, जिसमें फैक्ट वाइज पूरे लेक्चर दिए जा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, नोट्स दिए जा रहे हैं, पीडीएफ दिए जा रहे हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। दोपहर 1 बजे से चल रहा है। जो बच्चे अभी भी इसको ज्वाइन करेंगे उनको पीछे के सारे लेक्चर और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। मात्र 499 में बेस्ट ऑफर है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ही कम समय में संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस और होप सो, भगवान से प्रार्थना है कि आगे कोई ब्रेक ना हो, क्योंकि ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लास भी हमारी ब्रेक हो गई। दोपहर की 1 बजे वाली क्लास कल से सब चालू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो पढ़िए, इसको आगे बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं इससे कितना आपको लाभ मिल रहा है और कैसे आप इसका फायदा उठा रहे हैं जो बच्चे आगे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।